नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था उसका आंसर की कल का आ गया है। और आज हम लोग देखेंगे ऑफिशियल आंसर की से, क्योंकि इस तरह से जो देखा गया था और इसमें ऑफिशियल की में अंतर होता है, और ऑथेंटिक आंसर की जानना आपको ज़रूरी है। चलिए तो देखिए, पहले पेपर में था दोस्तों, क्या था? रीजनिंग था और जीएस था। 25 रीजनिंग और 75 जीएस। तो चलिए हम लोग पहले जीएस वाले सेक्शन से शुरू करते हैं, ये उसके बाद फिर रीजनिंग पर आएंगे। रीजनिंग को भी इसने पूरा गणित ही बना दिया था। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी बगल में आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार बुखार है और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो ऑफिशियल आंसर की कर रही है दोस्तों, ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर होगा। स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें, और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 27 पर। स्किल्स सच एज राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड body language are important to send a clear message are called। तो इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। ये सब मैं आप ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। परीक्षा हाल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला, देखिए एक शब्द याद रखिए, पहले। आपके पीछे बैठने वाला मित्र, आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते हैं। तो आप क्या करेंगे? परीक्षा हाल में नहीं कह रहा है, परीक्षा हाल से बाहर ही कह रहा है। तो आप अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। ठीक है ना? आप मदद करने जाएंगे तो आप भी तो पकड़े जाएंगे। तो परीक्षा हाल से पहले ही कह रहा है, इसलिए उसको अभी विनम्रता पूर्वक समझा देंगे। परीक्षा हाल में दिक्कत करेगा तब आप फिर टीचरों से शिकायत कर देंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लॉजिक बम। लॉजिक बम के बारे में दोस्तों क्या सही है? तो ऑफिशियल आंसर की करी कि सब सही है। इट इज द कोड इंसर्टेड इनटू द मालवेयर बाय एन इंट्रूडर। इट कैन बी triggered by presence absence of certain files। it can be triggered by presence absence of certain files or at specific date or time। ठीक है ना? ये किसी एक निश्चित डेट पर भी होता है। इट लाइज डॉर्मेंट अंटिल ए प्री डिफाइंड कंडीशन इज मेट। तो इसमें तीनों सही है दोस्तों, और जब तीनों सही है तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लॉजिक बम के बारे में क्या कह रहा है कि लॉजिक बम के बारे में क्या होगा? अब देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, ये आप लोग जानते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लॉक डिवाइस। तो रैम जो दोस्तों ब्लॉक डिवाइस नहीं होती है। अब देखिए, इसको भी लोग गलत कर दिए थे। एसएसडी आजकल ये बहुत चर्चा में रहती है, एसएसडी। ठीक है ना? सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप लोग कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये वाली ड्राइव ले लो, अच्छी काम करे। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो दोस्तों आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट।
ठीक है ना, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें सिग्नल करेगा दोस्तों, मल्टीपाथ फेडिंग करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन कनेक्शन नहीं करेगा। कनेक्शन जो है इसकी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो लो पावर और लोकल एरिया, आपका मोबाइल का ब्लूटूथ या और भी स्ट्रांग ब्लूटूथ आते हैं दोस्तों, तो इसका ब्लूटूथ ही आंसर होगा। ठीक है, लो पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल एज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? तो इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे, रॉ मटेरियल। अब चलिए, सीआरटी, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। अब देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोस, इट इज ए प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट फ्रॉम रूम व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इज ए प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट फ्रॉम द रूम व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑन। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए, लोअर ब्लॉक्स इन ब्लैक माउंटेन्स आर, ग्रेबन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और हिंदी में द्रोणिका कहते हैं। जैसे ब्लैक माउंटेन्स होती है ना, तो उसी में कह रहा है कि ब्लैक माउंटेन्स में जो दोस्तों जो लोअर ब्लॉक होती है उसको क्या कहते हैं? द्रोणिका कहते हैं, या अंग्रेजी में ग्रेबन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुंद्रेमुख इज एन इम्पोर्टेंट ओर, आयरन ओर। तो कुंद्रेमुख दोस्तों कहां पर है? कर्नाटक में है। ये सब ऑफिशियल आंसर की है, इसमें आपको जहां पर दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की से और सही उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी तो परीक्षा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स, ईटीसी। समझ रहे हैं, ये बहुत लोग इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार कर आए थे। देखिए गलत करवा रहा है। टेलीफोन और कंप्यूटर बनाने का काम जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का है। सॉफ्टवेयर और ये सब चीज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन में आएंगी। लो ग्रेड ब्राउन कोल इज कॉल्ड। तो लो ग्रेड वाला कोयला जो होता है दोस्तों लिग्नाइट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। ठंड के समय में दोस्तों नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। हु रोड द बुक मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम ये बहुत कालिदास की चर्चित बुक है। इसके लेखक कालिदास जी हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉयल इंक्लूडिंग बोथ सॉलिड एंड पोर्स नोन एज। ठीक है ना, तो इसमें बोथ की बात कर रहा है, सॉलिड एंड पोर्स की बात कर रहा है, तो इसको बल्क डेंसिटी कहते हैं। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। स्टेटाज
स्ट्रेटा होता है दोस्तों, स्टेटस नहीं स्ट्रेटा। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही सब कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु दब जाते हैं, और आने वाले समय में वर्षों सालों में दोस्तों वो आपको क्या बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं। माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन, तो ये दोनों जगह हो जाएगा दोस्तों, जहाँ से लोग जाते हैं और जहाँ पर आते हैं दोनों जगह पर ये सब चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडियन सोशलिस्ट फ्रॉम लंदन कौन पब्लिश किया था? इंडियन सोशलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई में दोस्तों, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 एडी वाज फाट बिटवीन हुम, तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? ये थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अब देखिए क्या कर रहा है कि मांडफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी? तो इसमें दोनों था दोस्तों, केंद्र और रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन दोनों। केंद्र और रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन, ये मांडफोर्ड सुधार की विशेषता थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? गांधी जी सत्य की बात करते थे ही, अहिंसा की बात करते थे ही, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ठीक ना। प्रतिकार का मतलब रिटेलिएट, मैंने ऐसा नहीं कि कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप भी उसको एक थप्पड़ मारेंगे, गांधी जी ऐसा नहीं कहते थे, ठीक है ना, ये बात सही है। और इसमें दोस्तों परहेज की बात नहीं किए गांधी जी। एब्स्टिनेंस, चलिए आगे चलते हैं। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह, तो ये तो बहुत फेमस है, गांधी जी का पहला आंदोलन था, मैंने जिसको लीड किए थे गांधी जी, ये ऐसा आंदोलन था जिसको गांधी जी लीड किए थे, 1917 में हुआ था। चलिए, पूना पैक्ट 1932 में किसके किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधी जी डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह के बारे में क्या सही नहीं था, सही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोले हैं? ट्रूथफुलनेस, सत्यता, ये बात सही है। और नॉन वियोलेंस भी बोले थे। नॉट टू रिटेलिएट एनी पनिशमेंट, ये भी बोले थे कि आप किसी का रिटेलिएट मत करिए, लेकिन परहेज की बात नहीं कहे हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि 2021 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना है? तो ये स्टील निर्यात है दोस्तों 10.7 मिलियन टन्स। कुछ कुछ चीज़ें जो है महत्वपूर्ण याद रखना चाहिए, जैसे आप अपने घर पर याद रखते हैं कि भाई आपका कितना
धान हुआ, कितना गेहूं हुआ, कितना आप बेचे, तो इतना भाई भारत कितना निर्यात किया, इसको जानना जरूरी था। 10.7 मिलियन टन्स। अब देखिए कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये होते हैं आरबीआई गवर्नर के। 1 रुपए के नोट को छोड़कर दोस्तों सभी नोट्स पर आरबीआई गवर्नर के ही दस्तखत होते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट्स पर फाइनेंस सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। जो 1 रुपए की अब तो लगभग आती भी नहीं है, और आती होगी तो बस अब मैंने एज ए संकेतात्मक है, क्योंकि 1 रुपया पैसे की दोस्तों, तो 10 रुपए के नोट्स पर पूछा है तो ये सीधे सीधे आरबीआई गवर्नर ही होगा। अगर ये आप जानेंगे 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया, इन सब पर आरबीआई गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। अब देखिए इसमें पूछा था विच एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द बैंक एंड दियर ऑब्जेक्टिव इज करेक्ट, कि मैंने बैंक और उद्देश्य, तो आरआरबी जो दोस्तों होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ये मैंने जो मैंने मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको भी ये लोन देते हैं। जैसे आपको कोई कार खरीदना हो, मैंने ऑटो खरीदना हो, ऑटो रिक्शा खरीदना हुआ, तो इसके लिए भी देते हैं। लेकिन ख़ास तौर से आरआरबीज का काम होता है दोस्तों, रूरल ग्रामीण बैंक का एग्रीकल्चर फाइनेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहन करना है, तो ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 6 से 14 वर्ष सर्व शिक्षा अभियान। अब चलिए विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन को कौन, तो ये नाफेड, नाफेड अप्लाई करता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ पर है, प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर क्या है, आपकी कृषि है, ठीक है ना, कृषि में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। अब चलिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, मानव का विकास कैसे कैसे किया सकता है, उसको शिक्षित करके, उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यही कहते हैं कि शिक्षा चिकित्सा जिसका सही हो, तो मानव अगर स्वस्थ रहेगा तो काम करेगा। और आजकल देखिए स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैं रेड से मार्क पहले से कर दिया हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब चलिए ये देखिए NFWP का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये था कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये पहले चलता था कि काम के बदले अनाज योजना, ठीक है ना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा। अब देखिए हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नर होते हैं, राज्यपाल। जिससे इसी तरह से संवैधानिक हेड देश के कौन है, ये राष्ट्रपति जी हैं। ये दल बदल आप जानते हैं कि दल बदल 10वीं अनुसूची में आया था 1952 में, 1985 में दोस्तों, 1985 में, 1952 दूसरा चीज आ गया, 1985 में आया था दल बदल कानून। ये ऐसा होता था, देखते हैं जो नेता लोग बीच बीच में रोज पलटी मारते रहते हैं, उसी को रोकने के लिए आया था कि भैया नहीं, अगर दल बदलोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारी सदस्यता चली जाएगी। और वो संविधान के अंतर्गत जाकर आप जानते हैं कि वो इसमें नियम है कि इतने लोग जाएंगे तो नहीं, अब पूरी पार्टी समाहित होगी तो कोई दिक्कत नहीं, और 1/3 आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फेडरलिज्म
इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो फेडरलिज्म का सिद्धांत जो दोस्तों लिया गया है कनाडा से, संघवाद का सिद्धांत। अब ये देखिए मैचिंग का था, तो इसमें आप लोग एक जानते हैं पहले से कि अनटचबिलिटी जो होती है दोस्तों, ये आर्टिकल 17 है। और देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन इसको देख लीजिए, अनटचबिलिटी आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, आप किसी को धर्म, जाति और इन सब चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। 14-15 समानता वाला आता है, तो वही कह रहा है कि ये 15 हो गया। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। तो आप बच्चों से फैक्ट्रीज में काम नहीं ले सकते हैं, आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोस्तों, बच्चों से आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते, ये गैर कानूनी हो जाएगा। और आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। किसी भी आदमी को बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो हो गया 17, 15 और 24, 22। तो ये 24 वाला याद रखिए, ठीक है ना, चिल्ड्रेन का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। इसीलिए मैं ये ऑफिशियल आंसर की से बना दिया ताकि आप उसको सही से उतर जाने। उस समय तो आता है जब आंसर किया पेपर होता है तो सब लोग गलत सही जानते ही हैं। अब देखिए ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तीन सेशन हुए थे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। तो आपका प्रियम्बल प्रस्तावना क्या कहती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। Which one of the following is the main principle on which parliamentary system operates। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पर ऑपरेट करता है। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इसीलिए संवैधानिक और उसको संसदात्मक प्रणाली कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का विशेषता है दोस्तों। अब देखिए द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सूटेड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया इज। तो आप देखते हैं कि मोदी जी आए दिन कहते रहते हैं दोस्तों कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना, मिलजुल कर माने सरकार वाली बात करते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई मैं मजबूत हूँ तुम कमज़ोर हो। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं इंडिया, मोदी जी, ये वहीं से लिया गया था, ठीक ना। द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सूटेड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के सदस्यों की कौन अयोग्य घोषित करता है, राष्ट्रपति। फाइनली भाई नोक जोक होगा, स्पीकर से आपकी बहस होगी, स्पीकर साहब आपको थोड़ा सा बाहर कर देंगे, कुछ नोटिस दे देंगे फाइनली, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेंगे, राष्ट्रपति जी लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो उत्तर प्रदेश का बहुत चर्चित प्रश्न था। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी याद करना अपने आप में एक चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर बहुत वेरिएशंस है। अब देखिए पूछ रहा है कि लंगड़ा आम
लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है दोस्तों? लंगड़ा आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो ये वाराणसी, लंगड़ा आम जो है दोस्तों वाराणसी का फेमस है, यहीं से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो देखिए, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ये सही है। और फिरोजाबाद आप जानते हैं सुहाग नगरी, चूड़ियों वाला, ग्लास इंडस्ट्री, ये भी सही है। DLW वाराणसी, ये भी सही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में एक ही जगह एटॉमिक पावर प्लांट है, वो भी नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है ना। तो ये लखनऊ दिया है, ये गलत है, और जो गलत है वही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन, तो यहाँ से एक चीज़ आप लोवेस्ट जाने या न जाने, एक चीज़ जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इलाहाबाद की है, ठीक है ना। लगभग 2021 के सेंसस के अनुसार वहाँ की पॉपुलेशन 60 लाख है, 60 पॉइंट कुछ है, उसको 60 लाख मानिए, अब तो 60 लाख से क्रॉस कर गई होगी, 63-64 लाख हो गई होगी। तो ये दोस्तों इलाहाबाद और महोबा की पॉपुलेशन जो है दोस्तों सबसे कम है, महोबा की। अब देखिए, एक अलग प्रश्न पूछा था मैंने जो चर्चित नहीं है, ये रंगीला घराना फाउंडेड बाय फयाज खान इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो फयाज खान द्वारा दोस्तों रंगीला घराना स्थापित किया गया कहाँ पर? आगरा में। आगरा का ताजमहल, आगरा का रंगीला घराना, ठीक है ना। आगरा का ताजमहल, आगरा का रंगीला। तो चलिए आगे चलते हैं। ए पर्सन्स ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, जस्टिस एंड हेल्पिंग अदर्स आर ऑल क्या है? ये मोरल वैल्यूज है, आपके नैतिक मूल्य हैं कि आप किसी का सम्मान करते हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी न्यायपूर्ण बातें करना, किसी को हेल्प करना, ये आपकी मोरल वैल्यूज है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है? तो उनको शिक्षा प्रोवाइड करके। एजुकेटिंग वोमेन हेल्प्स वोमेन बिकम सोशली एंड इकोनॉमिकली इम्पावर्ड, ठीक है ना। जब शिक्षित होंगी तो उनको रोजगार भी मिलेगा अपना। तो महिलाओं को दोस्तों शिक्षित करके उनको सोशली एंड इकोनॉमिकली इम्पावर्ड किया जा सकता है। अब देखिए, नेता को हमेशा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। इसीलिए देखते हैं कि जिस पार्टी वाले हैं, भले वो पार्टी गलत रहती है लेकिन उसको राग अलापते रहते हैं, माने ये तो गलत सेंस में करते हैं, लेकिन ये नेता उस प्रकार की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे महात्मा गांधी देश में लीडरशिप लाए थे, तो उसमें क्या हुआ था भाई, उनको जानना था कि हमें इससे लड़ाई नहीं करना है, इससे आज़ादी लेना है। अब देखिए, टोक्साफिन इंसेक्टिसाइड एक्ट्स एज, तो टोक्साफिन जो है दोस्तों ये क्या करता है? ये जहर की पेट की विषाक्तता कर देता है, स्टमक पॉइजन। टोक्साफिन इंसेक्टिसाइड एक्ट्स एज स्टमक पॉइजन, EST। Which one of the following concentrated organic manure has maximum phosphorus content? तो मैक्सिमम फास्फोरस कहाँ पाया जाएगा? स्टीम्ड बोन मिल में। आप देखिए, स्टीम्ड बोन मिल। तो सबसे ज्यादा दोस्तों बोन में फास्फोरस पाया जाता है, मैक्सिमम फास्फोरस कंटेंट स्टीम्ड बोन मिल। अब ये पूछ रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग ट्यूबर क्रॉप्स विच वन इज नोन एज
पुअर मैन्स फ्रेंड। तो दोस्तों पोटैटो को गरीबों का मित्र कहते हैं। ठीक है ना, आप आलू खा करके जिंदा रह सकते हैं बहुत दिनों तक, और आलू में लगभग आपको कुछ चीज़ों को छोड़ करके जरूरी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए कह रहा है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीबों का मित्र कहा जाता है, तो आलू को गरीबों का। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोथ रिटार्डेंट। ये दोस्तों बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हुआ था उस समय कि भाई क्या सही होगा, और जितने कोचिंग वाले थे, कोचिंग वाले भाई लोग बोल रहे थे कि इसमें सब सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया, मैलिक हाइड्रेज हाइड्रेजाइड, मैलिक हाइड्रेजाइड ग्रोथ रिटार्डेंट, वृद्धि अवरोधी नहीं है। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रोथ रिटार्डेंट। तो बाकी सब हैं एमओ 1618, फास्फोन डी और ट्रिपल सी, ये तीनों दोस्तों हैं, लेकिन मैलिक हाइड्रेजाइड जो है दोस्तों ये ग्रोथ रिटार्डेंट नहीं है, और नहीं है तो वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दो दो होता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि दो चीज़ों का होना जरूरी है। ठीक है ना, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, तो ये सारगम सोरगम, ये क्रॉस पोलिनेटेड है दोस्तों। बोरेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बोरेक्स मिक्सचर की खोज कौन किया था, प्रोफेसर मिलरडेट, बोरेक्स की खोज किए थे मिलरडेट, प्रोफेसर मिलरडेट। अब क्या कह रहा है कि पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये एफिड्स के द्वारा, पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स। अब कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मशरूम टाइप्स विच वन कंट्रीब्यूट्स मेजर पार्ट ऑफ द टोटल इंडिया प्रोडक्शन। भारत जो दोस्तों किस प्रकार के मशरूम ज़्यादा उत्पादित करता है, तो वाइट बटन मशरूम। आप देखते हैं कि आपका जो मशरूम होता है वाइट वाइट होता है, तो वाइट बटन यहाँ से भी पकड़ सकते थे आप, वाइट बटन मशरूम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मध्य प्रदेश में स्पीड टेस्ट के लिए मैंने फास्टेस्ट ट्रैक बनाया गया इंडिया का। इन विच इंडियन स्टेट एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नतराक्स अनवील्ड। तो ये मध्य प्रदेश है। एशिया का सबसे लंबा स्पीड टेस्ट मैंने ड्राइव जो करने के लिए दोस्तों नटराज ट्रैक जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ये चर्चित खबर थी। अब देखिए ब्रीडिंग डिप्रेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन, अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इसमें अवलोकित होती है। अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इसमें अवलोकित हो। देखिए इसको अंग्रेजी में ही समझिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। चलिए आगे चलते हैं और देखिए निम्न किस देश में पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वितरण शुरू किया है। पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वितरण शुरू किया है। तो ये था दोस्तों यूके। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, इसका यूके हो गया। अब देखिए, ये पूछा था दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीन इज डीएनए बेस्ड वैक्सीन। तो आप जितने आपके यहाँ चल रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये सब जो चल रही है ना, ये सब जो दोस्तों आरएनए बेस्ड हैं। आरएनए बेस्ड है, ठीक है ना, आरएनए बेस्ड हैं। लेकिन अभी एक जाइको डी वैक्सीन, ये भारत की है और ये डीएनए बेस्ड है। जाइको डी डीएनए बेस्ड है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा था कि बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया था। तो ये दोस्तों दिल्ली है। तो अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें से अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है। सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है, तो ये है राजस्थान। इसमें बहुत लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे थे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में एक बार बात की गई थी और उतारे भी गए थे कि ऐसा लिया जा सकता है, ठीक है ना, लिया जा सकता है, लेकिन वो राजस्थान वाला जो दोस्तों है वो उसी उद्देश्य से बनाया ही गया है। और अभी ये 2021 की न्यूज है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी लाइन फ्रॉम आईएएफ एयरक्राफ्ट ऑन नेशनल हाईवे। तो ये राजस्थान है। अब चलिए, विच मिनिस्ट्री बिगैन सुजलम ए 100 डे कैंपेन। तो सुजलम जो है, सुजलम जल शक्ति। अब कह रहा है कि वेन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ये बहुत ही अलग प्रकार का पूछ दिया था, ठीक है ना। अब इसी में लोग तुक्का लगाए थे, किसी का सही किसी का गलत। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअल अध्यक्षता किसने की थी। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब कि एक जगह मिले नहीं थे लोग। जैसे मान ली कि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो इस आजकल सबसे चला जूम, जूम मीटिंग। तो जूम पर भाई मान ली कि मीटिंग होती तो उसका कोई भी अध्यक्ष होगा, तो आपके मोदी जी अध्यक्ष थे। 13वां ब्रिक्स ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था उसके अध्यक्ष मोदी जी थे, वर्चुअली हुआ था ये। अब ये कह रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा। तो प्रेस्टिजियस गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। ये वो मिल्खा सिंह नहीं है जो आप, मिल्खा सिंह जो धावक थे। अब तो मिल्खा सिंह गुजर भी गए, अभी कोविड काल में ही गुजरे हैं वो। 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा, तो जीव मिल्खा सिंह। अब ये पूछा दोस्तों, अंतिम प्रश्न है 100वां नंबर का। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन 2 मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। तो जो पैरालंपिक्स हुआ था दोस्तों, पैरा ओलंपिक्स, उसमें 2 मेडल जीतने वाली कौन थी। अवनी लखेरा। चलिए रीजनिंग वाले प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर मैं बाद में आपको आंसर की भी दिखा दूंगा, ताकि आप लोग मिला करके और अपना डाउट, भाई आंसर की ना देखने पर ये डाउट होता है कि आंसर की बताने वाले ने गलत बता दिया। अभी सवाल नंबर हम लोग चलेंगे। हाँ, तो ये सब ऑफिशियल आंसर की हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक बार और बताया, शुरू में भी बताया, ऑफिशियल आंसर की है। चलिए,
तो पहला का उत्तर देखिए दोस्तों, इसमें एक कन्फ्यूजन था कि द्वार 15 होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा दोस्तों द्वार 16 ही है। इसमें बहुत चर्चा में आया था। अब देखिए क्या मानता है, कह रहा था कि किस साल से गिरना शुरू हुआ, तो दिख तो रहा है 16 से ही, लेकिन अब क्या रीजनिंग है इसके पीछे, 15 से ही 16 आंसर दे रहा है। अब देखिए इसको आप पढ़ करके देख लेंगे, इसका सी आंसर होगा, और इसका 1.48 थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आपको लगाने का विचार होगा तो वीडियो को पास करके लगा सकते हैं। चलिए 5 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। छठा में दोस्तों ये आपका डाटा है और ये आंसर है, इसमें भी डी होगा। 7 का सी, 8 का बी हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा, 10 का भी डी होगा। और देखिए इसको लोग लगभग अनुमान से सही कर लिए थे। 11 का ए होगा हाथी, और 12 का ए होगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है ना, रीजनिंग को पूरा गणित बना दिया था इस बार। अब देखिए यहाँ पर 13 का डी होगा, 14 का बी होगा, 15 का ए होगा दोस्तों, 16 का बी होगा, 17 प्रोग्राम। ये आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही देंगे। और करने का विचार होगा इससे तो आप वीडियो को पास करके कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर ये पेपर पड़ा हुआ है मेरे, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। 18 का डी होगा, और 19 का सी होगा। बीस का डी होगा, 21 का होगा दोस्तों ए, 22 का डी, 23 का ए होगा, 24 का सी, 25 का भी सी हो जाएगा। तो अब हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। और चलिए मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा दूं, ताकि हमारे तरफ से जो गलती, ह्यूमन मिस्टेक होने की भी संभावना उस ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि अब वो सब कुछ आयोग पर चला जाएगा। देखिए दोस्तों ये है यूपी ट्रिपल एस सी और लोअर मेंस का ऑफिशियल आंसर की, जो 1 नवंबर 2021 को आया है, ठीक है ना। और इसमें दोनों पालियों के दिए हुए हैं। चलिए तो हम लोग जो आंसर की देख रहे थे, 7-11 तक आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 7-11 के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत कम समय है, जो लोग जिनको मिलाना है मिला करके इसका ऑब्जेक्शन जो करना है कर लीजिए। देखिए ये ए सीरीज का ये आंसर की हम लोग जो अभी देख रहे थे, ये जी सेट था, जी सीरीज था। चलिए तो ये हो जाएगा बी, ये सी हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अभी मिल जाता है, लेकिन फिर अभी पता चला कि जो आगे एग्जाम आएंगे उसमें आप खोजने लगेंगे तो फिर मिलेगा नहीं। ये ई हो जाएगा, यप, और ये आपका जी है, ठीक है ना। यही जी हम लोग तो
जिसको डाउट होगा कि मैंने गलत उत्तर बता दिए वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। लाइए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये जी सीरीज का आंसर है, इसी से हम लोग मिला रहे थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि अच्छा लगा हो आपको। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा जो दूसरा पेपर था उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अभी तुरंत हम लोग उसको देखते हैं, अभी आपको 10-15 मिनट के बाद मिलेगी। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।